चीन सालों से इसकी तैयारी कर रहा था। 2027 वो साल था जब कई लोगों को लगा कि ये होगा, ताइवान पर वो हमला जिसकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हमेशा धमकी दी है। लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट आ गई है। चीन की युद्ध मशीन को शुरू होने से पहले ही बंद करना पड़ा है, और यह सब एक ऐसे देश की वजह से हुआ है जो हजारों मील दूर है। यूक्रेन ने चीन के ताइवान पर हमले को रोक दिया, जिससे अमेरिका भी हैरान है कि यूक्रेन ने शी की योजनाओं को कितना प्रभावित किया। यूक्रेन जो कर रहा है उसका ताइवान से सीधा संबंध भी नहीं है, फिर भी यह शी को गुस्सा दिलाता है। चीन की योजनाएं अटकी हुई है और उसका राष्ट्रपति हताश है, और ये सब रूस के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा में यूक्रेन जो कर रहा है उसी की वजह से हो रहा है। 4 से भी ज्यादा लंबे वर्षों की लड़ाई में यूक्रेन ने चीन की उन सभी धारणाओं को उलट दिया है जो उसने ताइवान पर हमले के बारे में सोच रखी थी। यहां तक कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूक्रेन ने चीन के लिए निकट भविष्य में ताइवान पर हमला करने या उसे अपने में मिलाने को असंभव बना दिया है। यह सुनने में एक साहसिक दावा लगता है ना? लेकिन जब आप समझते हैं कि यूक्रेन युद्ध ने नई रणनीतियां और लड़ाई के तरीके सामने लाए हैं जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देश, खासकर ताइवान, ध्यान से देख रहे हैं और अपनाने की प्रक्रिया में हैं, तो ये बात और भी ज्यादा मायने रखने लगती है। यूक्रेन ने यह दिखाया है कि एक छोटा देश खुद से कहीं ज्यादा ताकतवर दिखने वाली सैन्य शक्ति के खिलाफ अपनी रक्षा कैसे कर सकता है। यह ब्लूप्रिंट सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं है, ये किसी भी देश के लिए काम कर सकता है जो इसे अपनाना चाहे। और ताइवान के मामले में ये ब्लूप्रिंट चीन के लिए एक पूरी तरह से युद्ध का अंत साबित हो सकता है। पिछले 4 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसने शी को पूरी तरह से चौंका दिया है। ताइवान पर अपने आक्रमण को लेकर शी ने जो भी अनुमान लगाए थे वे सब धूल में मिल गए हैं। इससे पहले कि हम उस पर जाए, चलिए चीनी योजना पर नजर डालते हैं। शी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने चीन को प्रमुख सैन्य शक्ति बनाने के लिए भारी संसाधनों का उपयोग किया। चीन में सैन्य खर्च वर्षों से बढ़ रहा है और शी इसे जल्द रोकने वाले नहीं हैं। 2026 तक के 3 वर्षों में चीन ने अपने वार्षिक रक्षा बजट में हर साल 7.2% की बढ़ोतरी की है और 2026 में इसमें एक और 7% की बढ़ोतरी होगी। इस सारे खर्च का नतीजा एक ऐसी सेना के रूप में सामने आया है जो ताइवान पर कब्जा करने में पूरी तरह सक्षम होनी चाहिए। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार चीन की सेना दुनिया में 3रे स्थान पर है। चीनी नौसेना संपत्ति की संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी और टन भार में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी है। चीन के पास विमान वाहक और हेलीकॉप्टर वाहक पोत और अपनी वायुसेना में 3500 से अधिक विमान हैं, जिनमें करीब 1500 फाइटर जेट है। चीन कभी एशिया का बीमार आदमी था, लेकिन अब वह यहाँ की सबसे प्रभावशाली सैन्य शक्ति बन गया है, कम से कम कागजों पर। इस सारी सैन्य ताकत का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि चीन ताइवान के लिए जो योजना बना रहा है उसमें यह बड़ी भूमिका निभा सके। रणनीति सरल और पारंपरिक होली थी और वह इस पर आधारित थी कि शी को लगता था कि उन्हें आधुनिक सैन्य रणनीति की समझ है। पहले नाकाबंदी, फिर हमला। पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि चीन अपनी विशाल नौसेना का इस्तेमाल ताइवान के चारों ओर नाकाबंदी करने के लिए करना चाहता है ताकि ताइवान की सेना को कमजोर किया जा सके। नाकाबंदी निर्यात को ताइवान से बाहर जाने और आयात को ताइवान में आने से रोकती है और यह एक व्यवहारिक रणनीति है। हमें देखना होगा कि ईरान और अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में क्या किया। चीन द्वारा 29-30 दिसंबर को आयोजित तथाकथित जस्टिस मिशन 2025 बताता है कि चीन के मन में क्या है। ये सैन्य अभ्यास ताइवान के आसपास हुआ, जिसमें चीनी जहाजों और विमानों ने पूर्वी चीन सागर, फिलीपींस सागर और ताइवान जलडमरू मध्य तक यात्रा की। चीन ने युद्ध अभ्यास में ताइवान के चारों ओर नाकाबंदी का अभ्यास किया, जिसे वह उभयचर आक्रमण की तैयारी के लिए और अपनी थकावट आधारित रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए लागू करना चाहता है। क्षरण की बात करें तो चीन ने इतनी बड़ी सैन्य ताकत इसलिए बनाई ताकि वो ताइवान को अपने संसाधनों से दबा सके। यही रणनीति रूस की यूक्रेन में थी और अब भी है। असल में ये वही रणनीति है जिसे रूस सोवियत युग से और उससे भी पहले से इस्तेमाल करता आ रहा है।
हर चीज की संख्या बढ़ाओ, सैनिक, टैंक, जहाज, विमान, उपकरण आदि। आखिरकार दुश्मन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक युद्ध में ज्यादा संसाधन लगते हैं और छोटा देश हमेशा कम संसाधनों वाला होता है। यही चीन की ताइवान के लिए योजना थी। नाकाबंदी करना, आक्रमण करना और धीरे धीरे कमजोर करना। चीन की समस्या और ताइवान की मुक्ति वही है जैसा हमने वीडियो में बताया था। यह रणनीति तभी सफल होती है जब विरोधी भी वैसा ही युद्ध लड़े। यही तो यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नहीं किया है, और इसका मतलब है कि ताइवान पर अपने आक्रमण को लेकर चीन ने जो भी अनुमान लगाए थे, चाहे वो समुद्री हों या जमीनी, अब वो सब सही नहीं रह गए हैं। यूक्रेन ने दिखाया कि आधुनिक युद्ध नीति से छोटा देश भी आक्रमणकारी सेना का मजबूती से सामना कर सकता है। यही हम अभी यूक्रेन में देख रहे हैं। यह अब भी क्षरण का युद्ध है, बस अब यह लड़ाई केवल संसाधनों की मात्रा पर निर्भर नहीं रह गई है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दुश्मन द्वारा युद्ध के मैदान में लाए गए संसाधनों को नष्ट करने के लिए सबसे किफायती तरीका कौन सा अपनाते हैं। आप शायद पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम यहाँ किस बारे में बात करने वाले हैं। ड्रोन। यूक्रेन के पास ये है, ताइवान इन्हें चाहता है, चीन इनसे डरता है। चीन के लिए ताइवान पर कब्जा करना कभी आसान नहीं था, चाहे शी कितना भी पैसा, जनशक्ति या हथियार लगा दे। इसके बावजूद अभी बहुत कुछ पार करना था। ताइवान जलडमरू मध्य अधिकांश समय इतना उग्र रहता है कि आक्रमण अभियान को बीच बीच में रोकने पर मजबूर कर सकता है। जलडमरू मध्य से पहुंचने योग्य समुद्र तट सीमित है और वहां ताइवानी रक्षा तैनात होगी। मॉनसून, तूफान, पहाड़ और शक्तिशाली रक्षा बल किसी भी चीनी सैनिक का इंतजार कर रहे हैं जो उस आक्रमण में शामिल होगा। चीन की ताइवान पर आक्रमण योजनाओं में भारी हताहतों की तैयारी थी, जिनकी संख्या लाखों बल्कि शायद दसियों लाख तक जा सकती थी। यही भारी कीमत है जिसने चीन को आक्रमण की तैयारी में देर करने पर मजबूर किया, जबकि आंकड़ों के हिसाब से उसे ताइवान की सेना को आसानी से हराना चाहिए। मिसाइलें अब चीन की रणनीति में अहम है, जबकि उसे पता है कि ताइवान के पास उनसे बचने की जरूरी रक्षा प्रणाली है। नौसैनिक नाकाबंदी महत्वपूर्ण थी, पर इसके दो नुकसान भी थे। पहला, नाकाबंदी में इस्तेमाल होने वाले किसी भी जहाज का खुद आक्रमण में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी और अहम बात यह है कि चीन की नाकाबंदी में शामिल जहाज आसान शिकार बनते हैं। यही से चीजें बदलती हैं और रूस के खिलाफ यूक्रेन ने जो खाका पेश किया है वो उभर कर सामने आता है। अगर चीन की योजना नौसैनिक नाकाबंदी है तो यूक्रेन ताइवान को ठीक वही चीजें दे सकता है जिसकी उसे उस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए जरूरत है, भले ही ताइवान एक बहुत छोटा देश है। हमें ये कैसे पता चला? काला सागर सब बताता है। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें गहराई से जाएं, यही वजह है कि हम द मिलिट्री शो बनाते हैं, ताकि समझा सके कि जंग के मैदान में असली ताकत कैसे चलती है। अगर आप नए हैं तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। चीन ताइवान जलडमरू मध्य और उसके आसपास के पानी में जो करना चाहता है वह कुछ वैसा ही है जैसा रूस ने काला सागर में करने की उम्मीद की थी। अपने खतरनाक युद्ध पोतों का फायदा उठाकर रूस काला सागर को यूक्रेन के मालवाहक जहाजों के लिए मौत का इलाका बनाना चाहता था। साथ ही इस जलमार्ग को एक सुरक्षित रास्ता बनाना चाहता था, जिसके जरिए रूस क्रीमिया और खुद रूस के रास्ते सैनिकों और उपकरणों को यूक्रेन के मुख्य भूभाग में भेज सके। अब काला सागर लगभग उस प्रसिद्ध रूसी बेड़े से खाली हो चुका है जिसका नाम इसी समुद्र से था। यूक्रेन के समुद्री और हवाई ड्रोन इसकी एक बड़ी वजह है। ये वही गेम चेंजर हो सकते हैं जिनकी ताइवान को शी की योजनाएं उलटने के लिए जरूरत है। यूक्रेन के समुद्री ड्रोन लंबे समय से काला सागर में हैं और 3 मई को फिर चर्चा में आए। नोवोरोसिस्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूसी शेडो फ्लीट के 2 टैंकरों और बंदरगाह के जहाजों को भारी नुकसान हुआ। नोवोरोसिस्क वही जगह है जहां अब काला सागर बेड़ा ठहरा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने उसे उसके पारंपरिक अड्डे सेवास्तोपोल से बाहर कर दिया। यहाँ यूक्रेन फिर रूसी नौसैनिक शक्ति को असममित रणनीति से चुनौती दे रहा है, जिससे पारंपरिक युद्धपोत मुकाबला नहीं कर सकते। रूस के काला सागर बेड़े का 1/3 से ज्यादा हिस्सा ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण यूक्रेन युद्ध से बाहर हो चुका है। ऐसे जहाजों से की गई नाकाबंदी जिन्हें यूक्रेन नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, रूस के लिए अप्रत्याशित शर्मनाक वापसी बन गई।
जिसकी पुतिन के आक्रमण के वक्त उम्मीद नहीं थी। हमने पहले ब्लूप्रिंट का जिक्र किया था। यूक्रेन ने काला सागर में जो किया वही ताइवान, जलडमरू मध्य और उसके आसपास के जल क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। रूस को काला सागर में लगभग पराजित हो चुका है। रूस की नौसेना जितनी मजबूत दिखती थी उतनी नहीं थी और चीन जैसी आधुनिक भी नहीं थी। शी ने जरूर देखा होगा कि पुतिन के युद्धपोतों के साथ क्या हुआ। काला सागर के सबक गंभीरता से आत्मसात किए गए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके युद्धपोत कितने बड़े या मजबूत हैं, जब आपको उन्हें दुश्मन के करीब लाना पड़ता है और खासकर जब उन्हें नाकेबंदी के हिस्से के रूप में एक ही जगह पर रुकना पड़ता है, तो वे मिसाइलों और ड्रोन के लिए कमजोर हो जाते हैं। यूक्रेनी योजना का पालन करके ताइवान समुद्री और हवाई ड्रोन का इस्तेमाल करके चीन की नाकेबंदी को तोड़ सकता है। ओह, और ताइवान एंटीशिप मिसाइल के मामले में भी यूक्रेन से कहीं बेहतर स्थिति में है। ताइपे टाइम्स ने 11 मार्च को बताया कि ताइवान के पास लगभग 1000 स्वदेशी शांगफेंग 2 और शांगफेंग 3 एंटीशिप मिसाइलें हैं, जो 400 अमेरिकी हार्पून मिसाइलों के साथ तैनात हैं। पहली मिसाइलें इतनी शक्तिशाली है कि एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर सकती है। ताइवान जानता है कि यूक्रेन जो कर सकता है वही चीन की योजनाओं को बर्बाद करने की कुंजी हो सकता है। यूक्रेन भी यह जानता है, और यह कोई संयोग नहीं है कि यूक्रेन पूरे एशिया में साझेदारियां और संबंध बना रहा है, जिसमें एक अप्रत्याशित देश भी शामिल है, जिसका खुलासा हम वीडियो के अंत में करेंगे, ताकि चीन को यह संदेश दिया जा सके कि शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाएं नाकाम कर दी जाएंगी। पुतिन के आक्रमण के बाद ताइवान और यूक्रेन ने अपने संबंध मजबूत किए हैं, क्योंकि ताइवान को पुतिन और शी जिनपिंग की मंशाओं में समानता दिखती है। नवंबर 2023 में ही ताइवान यूक्रेन के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रहा था, जब वो एक ऐसे सम्मेलन में शामिल हुआ था जो यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए समर्पित था। ताइवान ने आक्रमण के अधिकांश समय के दौरान यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान की है, और यह उभरता हुआ संबंध 2023 में पोलैंड में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने के बाद से और भी मजबूत होता जा रहा है। 2 साल बाद ताइवान ने यूक्रेन के साथ एक और समझौता किया, इस बार एक चिकित्सा कार्यक्रम शुरू करने के लिए, जिसमें डॉक्टरों को प्रशिक्षण, चिकित्सा उपकरण और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। ताइवान ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने से परहेज किया है, संभवतः इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव को भड़काने से बचने के लिए। लेकिन जो संबंध मानवीय सहयोग के रूप में शुरू हुआ था, वह अब विकसित होने की कगार पर लगता है। 23 जनवरी को इंडो पैसिफिक डिफेंस फोरम ने बताया कि ताइवान अब अपनी ड्रोन क्षमताएं विकसित करने के लिए यूक्रेन के साथ साझेदारी करना चाहता है। फोरम की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कदम उन साझेदारियों को आधिकारिक बना देगा जो पहले से ही निजी चैनलों के माध्यम से विकसित हो रही थी, और यह ताइवान में शुरू की गई पहलों का भी समर्थन करेगा, जैसे कि ताइवान द्वारा 2025 में शुरू किया गया 5 वर्षीय ड्रोन विकास कार्यक्रम। ताइवान और यूक्रेन के संबंध मजबूत हो रहे हैं। शी की निराशा के बावजूद ताइवान मानता है कि यूक्रेन ने चीनी नौसैनिक आक्रमण रोकने का खाका बनाया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य देश भी देख रहे हैं कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ क्या किया है, और वे भी ड्रोन रणनीतियों की नकल कर रहे हैं। थाईलैंड कंबोडियाई सेनाओं को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन जैसी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। टेलीग्राफ के अनुसार मलेशिया में 2026 डिफेंस सर्विसेज एशिया प्रदर्शनी में ड्रोन प्रमुख रहे। प्रदर्शनी में पता चला कि एशिया में यूक्रेन द्वारा तैनात हथियारों की भारी मांग है। इंडो पैसिफिक के पश्चिम और खाड़ी क्षेत्र में भी यूक्रेन ताइवान के भविष्य के संकेत दिख रहे हैं। यूक्रेन ने कई खाड़ी देशों के साथ 10 साल के रक्षा समझौते किए, जिन पर अमेरिका ईरान युद्ध का असर पड़ा है, और इनमें ड्रोन मुख्य हैं। पुतिन स्पष्ट रूप से यूक्रेन को एशिया में इतनी ज्यादा प्रभावशाली होते देखकर नाराज है, लेकिन शी इससे भी ज्यादा गुस्से में होंगे। वे देख रहे हैं कि चीन को सैन्य शक्ति बनाने में दशकों का निवेश बेकार जा रहा है, क्योंकि ड्रोन अब उन देशों के पसंदीदा हथियार हैं जिन्हें चीन डराना चाहता है। शी ने देखा है कि ताइवान ने पूरा साथ देने को तैयार यूक्रेन के साथ अपनी साझेदारी को बहुत सोच समझकर तैयार किया है, और अब उन्हें पता है कि किसी भी तरह के आक्रमण की कोशिश करने पर यूक्रेन ताइवान को ड्रोन और विशेषज्ञता जरूर देगा। यूक्रेन खाड़ी क्षेत्र में यही कर रहा है, जिससे शी को पता चलता है कि पुतिन और उनकी सेनाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वे यूक्रेन का ध्यान संबंध बनाने से हटा सकेंगे। चीन ताइवान को अलग थलग करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन इसे रोकने को तैयार है। कहानी में अभी एक मोड़ बाकी है। पहले देखें शी क्या चाहते थे और असल में क्या होने वाला है।
शी यूक्रेन की घटनाओं को ध्यान भटकाने और चीनी सैनिकों के लिए संभावित प्रशिक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। दुनिया यूक्रेन पर ध्यान दे रही थी। चीन और ताइवान को लेकर उसकी महत्वाकांक्षाएं अनदेखी रह गईं। अमेरिका द्वारा ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी ध्यान भटकाने की कोशिश थी। आखिरकार अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उन देशों में से एक है जो सबसे ज्यादा ताइवान की रक्षा के लिए आगे आ सकता है। हालांकि अपने बयानों में अक्सर विरोधाभासी रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जब तक वह राष्ट्रपति है ताइवान सुरक्षित रहेगा। कोई भी ध्यान भटकाने वाली घटना जैसे कि ईरान में हो रही है शी के लिए फायदेमंद है। हिल ने अप्रैल 2025 में बताया कि चीन ने कथित तौर पर लगभग 200 सैनिक यूक्रेन भेजे हैं ताकि वे मोर्चे पर जो देख रहे हैं उससे सबक सीख सके। यूक्रेन युद्ध को ताइवान पर चीन के हमले के लिए अहम समझा गया। अब वही युद्ध ताइवान को सबक दे रहा है और शायद जल्द ही उपकरण भी देगा जिससे वो खुद का बचाव कर सकेगा। वास्तविकता जिसे शी को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है वह सीधी है। चीन को डर है कि ताइवान पर हमला करने पर ड्रोन उसके जहाजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूक्रेन और ताइवान अभी तक ड्रोन उत्पादन में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी वह डर साफ नजर आता है क्योंकि शी जानते हैं कि यूक्रेन ने ताइवान को यह खाका दे दिया है कि उसे क्या करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि चीन के ताइवान पर हमले को लेकर पूरी रणनीतिक सोच बदल गई है। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि ज्यादातर लोग मानते थे कि चीन की योजना 2027 में ताइवान पर हमला करने की थी। स्काई न्यूज के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को लगता है कि चीन अब 2027 में हमला नहीं करेगा बल्कि बिना सैन्य हमले के द्वीप पर नियंत्रण चाहता है। यह पूरा पलटाव है, यह संयोग नहीं है। छोटे और सस्ते हवाई ड्रोन, खासकर लंबी रेंज वाले, चीन के ताइवान पर हमले में मोबाइल पियर बनाने जैसे नए चीनी उपायों को भी बेअसर कर चीन के लिए घातक होंगे। काला सागर में रूसी जहाज डुबाने वाले समुद्री ड्रोन चीनी युद्धपोतों के लिए भी उतने ही खतरनाक है, चाहे वे नाकाबंदी करने की कोशिश करें या ताइवान जल डमरू मध्य से उभयचर उतराई की कोशिश करें। और भले ही आप तर्क दे सकते हैं कि चीन के पास ताइवान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रूस की तुलना में काला सागर के अंदर ज़्यादा नौसैनिक ताकत है और आप सही होंगे, लेकिन चीन अपने सैनिकों को जमीन के रास्ते ताइवान में नहीं भेज सकता जैसा कि रूस यूक्रेन में कर सकता था। उसके पास केवल उभयचर और हवाई लैंडिंग का ही विकल्प है, वरना कुछ नहीं। यूक्रेन की ड्रोन रणनीति इन चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त है। अब कहानी में ट्विस्ट है। शी सिर्फ यूक्रेन और ताइवान को लेकर ही चिंतित नहीं है। भारत में भी संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन वहां भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हालांकि भारत इस मामले में चीन जैसा ही है कि वह भी रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण कम कीमत पर तेल खरीदने का फायदा उठा रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत की रक्षा नीति में भी बदलाव आया है। एक ऐसा देश जिसने 2009 से 2013 के बीच अपने 76% हथियारों का आयात रूस से किया था, अब रूसी हथियारों की खरीद को लगातार कम कर रहा है और 2019 से 2023 के बीच यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 36% रह गया है। और उन देशों में से एक जो भारत के लिए हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की जगह ले रहा है वो यूक्रेन हो सकता है। 29 जनवरी को पता चला कि भारत ने यूक्रेन युद्ध में परखे गए वीबैट ड्रोन खरीदे हैं, जिससे पता चलता है कि एशिया में वर्चस्व के लिए चीन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक भी अब उस देश से सबक सीखना शुरू कर रहा है जिसने ताइवान को इतनी असरदार रणनीतिक रूपरेखा दी है। यह चीन की समस्या है। अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करना शुरू कर देता है और यूक्रेन भी भारत का समर्थन करता है तो भारत में चीन के लिए पेट बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है यही बात ताइवान पर भी लागू होती है, जैसा कि हमने समझाया है, और साथ ही पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर भी। दुनिया की बड़ी सेनाओं से होड़कर चीन जब इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ी ताकत बना तो अब उसे अपनी सैन्य प्रभुत्व की योजनाओं पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। और अब यह संभावना है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कि चीन ताइवान के लिए अपनी योजनाओं को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला कर सकता है और उसकी जगह उस दूसरे देश पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिसके क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है। वह देश रूस है। और पुतिन जल्द ही ये जान सकते हैं कि यूक्रेन पर उनके आक्रमण का असली अंत यही है कि वो उन भू राजनीतिक घटनाओं की श्रृंखला में गिरने वाला आखिरी डोमिनो बन जाए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके आक्रमण से यूक्रेन मजबूत हुआ और उसकी ड्रोन रक्षा प्रणाली ने ताइवान जैसे छोटे देशों को प्रेरित किया। अब चीन को
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आधुनिक युद्ध के बारे में हमारी जो समझ थी उसमें बदलाव आ गया है। यह बदलाव चीन का ध्यान उत्तर की ओर मोड़ सकता है, ताकि वह उन रूसी क्षेत्रों पर कब्जा करे जहां पहले से ही बड़ी आबादी चीनी बोलती है। क्या शी और पुतिन एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं? ये घटनाक्रम तो कुछ साल पहले तक लगभग असंभव लगता था, जब ताइवान चीन का मुख्य ध्यान था। लेकिन हो सकता है कि हम पहले ही चीन को धीरे धीरे रूस में पैर पसारना शुरू करते देख रहे हों। शी कुछ समय से पुतिन की बढ़ती हताशा का फायदा उठा रहे हैं। रूसी जमीन पहले से ही मूल रूप से चीनी बनती जा रही है, और शायद वो दिन दूर नहीं जब शी ताइवान को छोड़कर कमजोर पड़े रूस को ही निशाना बनाए। पुतिन शायद इसे न रोक पाए, और आप हमारे वीडियो से अधिक जान सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ताज़ा भू राजनीतिक घटनाक्रमों का और विश्लेषण देखना चाहते हैं। और देखने के लिए धन्यवाद।